नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। बिहार में चुनाव है और तेजस्वी यादव चुनावी तैयारी में जोर शोर से जुटे, लेकिन इसी बीच उन्होंने ऐसी पोस्ट कर दी जिससे उन्हें परेशानी में डाल दिया है। दरअसल तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें मोदी जी की रैली को जुमलों की दुकान बताया गया था। तेजस्वी की इस पोस्ट से आहत होकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। यह एफआईआर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और यूपी के शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एफआईआर से कौन डरता है। आरजेडी के बाकी नेता भी कह रहे हैं कि एफआईआर से कौन डरता है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई। कांग्रेस के असित तिवारी यहां तक कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जबकि जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी में रहकर असंस्कार ही सीखे हैं, वो वही दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी तेजस्वी यादव को संवैधानिक पद की गरिमा और जनप्रतिनिधि की भाषाई मर्यादा का पाठ भी पढ़ा रही है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में सियासी शोर के बीच नेता एक दूसरे पर खूब बरस रहे हैं। चुनावी मंच हो या सोशल मीडिया, टीका टिप्पणी को लेकर नेता कानूनी पचड़े में भी पड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और रिपोर्ट भी दर्ज कराई, मुकदमा भी दर्ज कराया है। मुझे लगता है उनको अपनी इस भाषा पर खेद प्रकट करना चाहिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से माफी भी मांगनी चाहिए। शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार दौरे पर गया जी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और जुमलेबाजी शब्द का उपयोग किया। इस पर बीजेपी ने विरोध जताया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई और यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। अरे एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। एफआईआर से हम लोग नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तेजस्वी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी पर जेडीयू भी नाराज है। तेजस्वी की टिप्पणी को आरजेडी के चाल चरित्र से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस तेजस्वी के बयानों का समर्थन कर रही है। लेकिन अब क्या करिएगा, इनकी विचारधारा ही ऐसी है। ये लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते हैं। एक ने 1000 एफआईआर हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे, अल्टीमेटली आजादी मिली ना। बिहार में कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाला है। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसे लेकर हलचल मची हुई है। चुनावी जनसभाओं में नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखना होगा आरोप प्रत्यारोप को लेकर तल्खी आखिर कम होती है या फिर तेज। शाहजहांपुर संवाददाता रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, तेजस्वी की जुबान पर क्यों मचा है घमासान? तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उस पर इतना घमासान क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित पोस्ट क्यों की गई? तेजस्वी क्यों बोले एफआईआर से डर नहीं लगता है? क्या बिहार में चुनाव है इसीलिए एफआईआर हुई है? और एफआईआर के बाद बिहार में क्या कुछ बदल जाएगा? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संजय गिरी जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस प्रवक्ता असित तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल असित जी आपसे,
हालांकि मैं पहला सवाल तो आज आरजेडी प्रवक्ता से करने वाला था, लेकिन आपसे पूछ लेता हूं, वो अभी तक जयंत जिज्ञासु जी ने हमें ज्वाइन नहीं किया है। ये जो दो जगह तेजस्वी यादव पर एफआईआर हुई है, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में और महाराष्ट्र में, ये जो एफआईआर हुई है, आपको क्यों लग रहा है कि नरेंद्र मोदी डर गए? और दूसरी, इस तरह की जो भाषा है जिस पर बीजेपी आपको नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है और जनप्रतिनिधि की किस तरह की भाषा होनी चाहिए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? हालांकि आप तो एक पोयम भी आपने कोई पोइट्री कर रहे थे, वो भी मैंने सुनी थी। मैं फिर सुना दूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने जुमलों की दुकान कहा है और इस पर बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई है। अब जरा उन जुमलों का इतिहास हम समझ लें। ये अमित शाह जी की आवाज मैं आपके दर्शकों को सुनाना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बात कही, ये एंकर हैं, इसके बाद अमित शाह जी जवाब देंगे। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तो ये जुमला शब्द फिर सुनवा दूं एक बार, यह क्लियर हो गया। सबसे पहले अमित शाह जी ने घोषित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के मंचों पर जो 15 लाख का वादा किया था वो एक जुमला था, चुनावी जुमला। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने अमित शाह पर कोई एफआईआर कराई क्या? क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को यह आपत्तिजनक शब्द लगा क्या? तेजस्वी यादव जुमला लिखे तो आपत्तिजनक, और अमित शाह खुलेआम एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में कहें कि वो जुमला था, कोई आपत्ति नहीं। ये दोहरा चरित्र है और जुमला कोई असंसदीय शब्द नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, ये सबसे पहले अमित शाह ने कहा था, विपक्ष ने नहीं कहा था। अमित शाह जी ने कहा था कि वो जुमलेबाज हैं, और उसके बाद से हम लोग भी कहते हैं, जब उनकी पार्टी के बड़े नेता ये मानते हैं कि हाँ वो जुमला फेंकते हैं, तो भाई लोगों दूसरों को क्यों तकलीफ हो रही है? उन्हीं की पार्टी ने उन्हें जुमलेबाज कहा है और वो जुमले फेंकते हैं, ये सच है। अब रही बात ये एफआईआर की, तो उसमें मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि ये गोली बंदूक सिपाही कितने दिन, सच कहने की कहो मनाही कितने दिन लोगों को सच बोलने से रोकिएगा, और कितने दिन आप लोगों को पुलिस से, ईडी से, सीबीआई से डरा के रखिएगा? डरने की भी एक लिमिट है। कुछ दिन तक लोग डर सकते हैं, कुछ हद तक लोग डर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत डराने लगिएगा तो रिवोल्ट कर जाते हैं लोग, विरोध पर उतर आते हैं लोग। कितना डरा लीजिएगा इससे? हुकूमत को बंदूक की नोक से कब तक चला पाइएगा? ये आम आवाम एक दिन तो खड़ा होगा ना। तो आज आवाम खड़ी है और बंदूक की नोक पर इस देश को चलाने वाले अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा जा चुका है, तो अंग्रेजों के जासूसों को भी हम खदेड़ देंगे, उनके दलालों को भी खदेड़ देंगे। जिस पर पूरा विवाद हुआ है, एक बार स्क्रीन पर भी वो पोस्ट डाल दे, जो विजुअल चल रहा है उसकी जगह वो पोस्ट लगाए। उसमें जो 5 बातें एक बार जरा आप पढ़ भी दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हर वादे के जुमला होने की 100% गारंटी। जुमला जी सालाना 2 करोड़ नौकरी, जुमला जी महिला सुरक्षा, जुमला जी 15 लाख, जुमला जी विकास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर ऊपर लिख दिया है कि जुमलों की दुकान। आपत्ति तो इस पर हुई है और कार्यकर्ताओं ने उस पर आपत्ति जताई है कि अगर वो उनके नेता को कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उन्होंने फिर एफआईआर दर्ज करा दी। जी नहीं, जुमला जी उपनाम पर तो मुझे भी गहरी आपत्ति है। जुमलेबाज जी होना चाहिए, जुमलेबाज जी। ये जुमला जी शब्द मैं भी संतुष्ट नहीं हूं, जुमलेबाज जी होना चाहिए, क्योंकि खुद अमित शाह जी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कह चुके हैं। बढ़िया शब्द अमित शाह जी दे चुके हैं, तो इस पर मुझे भी आपत्ति है। जुमले जी से अच्छा था जुमलेबाज जी लिखा जाता। डॉक्टर संजय गिरी जी। डॉक्टर धनंजय गिरी, पहले तो इसको करेक्ट कर लीजिए, डॉक्टर धनंजय गिरी। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहता हूं जरा बीजेपी जो प्रवक्ता है उनका एक बार नाम ठीक कर दे। संजय गिरी जी चल रहा है, उसको धनंजय जी कर दे। धनंजय जी। गंगवार जी कहते हैं ना कि ओजे फलक से गिरता तो अच्छा होता, जो नजर से गिरा उसे उठाएं कैसे। कांग्रेस जनता की नजर से ऐसे नहीं गिरी है। और मैं आज देख रहा था कि राहुल गांधी वो कीचड़ में घुस रहे थे, मखाना के कीचड़ में, लेकिन कितना भी कीचड़ में घूम ले, खिलता कमल ही है। कमल क्यों खिलता है? क्योंकि एक व्यक्ति की जिजीविसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सूरवीर, धर्मवीर, और उन्होंने जो राष्ट्र के लिए अपनी चेतना के साथ जो काम किया है, तो उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र की कार्यकर्ताओं की जो आपत्ति, 140 करोड़ देश के आम आवाम की ये भावना है। उन्होंने अपने देश के महबूब प्रधानमंत्री को चुना है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है, किसी देश का होता है। और मैं ये सोच रहा था कि कांग्रेस 90 चुनाव हार क्यों जाती है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनके जो प्रवक्ता है वो आधा सुनते हैं,
उस वीडियो को अगर पूरा सुने, उसी वीडियो को जिस पार्टी से सोनिया गांधी जी आती हैं, उसी धर्म के प्रणेता जीसस ने कहा है कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फॉल्स, हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फॉल्स। अगर अमित शाह जी का पूरा बयान सुने तो वो कहते हैं कि जो काला धन है वो जनता की सेवा में लगाया जाएगा, सड़कें बनेगी, महिलाओं का विकास होगा, किसी के जेब में देने के बजाय जज्बात की बात होगी, उसको विकास के काम में लगाया जाएगा। लेकिन आप आधा सुनते हैं, आप आधा सुनते हैं और आप कहते हैं कि ये गोली सिपाही कितने दिन। भाई आप एल ऑक्टेवियो ह्यूम की बनाई गई, एक अंग्रेज की बनाई गई, विलियम बैटनबर्ग से लेकर के 4 सेक्रेटरी जिसके अध्यक्ष रहे, और आज भी कौन भाई हाईकमान कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, उनका जन्म कहां हुआ, मैं इन सब बातों में नहीं जाता हूं। लेकिन जब आप आधा सुनेंगे आधा बोलेंगे तो इसीलिए 90 चुनाव हार के शतक लगाने की तैयारी है, और कांग्रेस जिसका ट्रेस कहीं नहीं है वो, और हम बात तो तेजस्वी जी की बात पे हो रही है। अब तेजस्वी जी से भी आप संस्कार की उम्मीद करें, तेजस्वी जी से। और एफआईआर उनके लिए कौन सी बड़ी चीज है भाई, जो जब से पड़े हुए तब से एफआईआर जो घूम रहे हैं उनके गले में। भाई पहले बिहार में एक डाकू हुआ उंगली मार, उसका असली नाम था, 3000 साल से ज्यादा हो गए, उसका असली नाम था अहिंसक। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के नाम पर उसने नौकरी के नाम पर क्या किया, दूसरों की जमीन, मकान, दुकान, घर द्वार, गहना गुड़िया, गले में माला की माला बचपन से जो पहने हुए हैं, जो जेल के गेट पर खड़े हैं कोर्ट के, और जिनके पिताजी भी 4 मामलों में सीबीआई से सजा याफ्ता हैं, जिनको कुसंस्कार ही जिनके संस्कार हैं, जहां अपहरण का उद्योग लगता था, जहां बड़ा बोलापन, जहां असभ्यता, अभद्रता, जहां की पहचान थी। जो लोग जानते हैं बिहार के लोग कि जिस लालू यादव के घर पे कभी खर नहीं था, वो खरपति कहां से हो गए। और जो कांग्रेस इसी कुसंस्कार के कारण है, आज भी कहीं छापा पड़ा है, 10 किलो सोना, 12 करोड़ नोट मिला है। तो ये कांग्रेस के पास कहने के लिए बच्चा क्या है, जिस कांग्रेस का कहीं कोई ट्रेस नहीं है, जो कांग्रेस राजनीति की रेस में नहीं है, वो जबरदस्ती धकियाए हुए। और बिहार में तो आप बात करें, बिहार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। ये पालकी ढोने वाले लोग हैं, इनकी बातों का और इनकी बातों जज्बातों का क्या लेना देना। जिन्होंने 13 जो लास्ट कांग्रेस के 13 सालों को उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस ने जब अपनी 13वीं की तो 13 मुख्यमंत्री उसने लगाए और 13,131 करोड़ का बजट दिया। आज हमारा अकेले बजट दिल्ली पटना में मेट्रो का 13,665 करोड़ का है। कांग्रेस के पूरे स्टेट बजट से बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट का बजट है। तो हम विकास को उस रफ्तार पर, उस पैमाने पर लेके चले गए, वहां लेकर के चले गए। और तेजस्वी जी तो आपने देखा होगा कि पत्रकारों के साथ बैठे हुए सूत्र को उन्होंने क्या कहा था, सूत्रों को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया था। मैं उसे शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे संस्कार का हिस्सा नहीं है कि हम उस तरह की भाषा बोले, उस तरह की बातें करें। लेकिन इस तरह की जो भाषा कांग्रेस की है, या लालू परिवार के, लालू के लाल की जो ललटेन के अमित शाह जी की भाषा पर एक बार कुछ बोल देते हैं। लालू की बुझते हुए ललटेन को उनके लाल जिस तरह से अंतिम सलाम दे रहे हैं, वो भुक 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 करके ललटेन इस बार बुझ जाने वाली है। और कांग्रेस का तो खैर कहीं कोई ट्रेस ही नहीं मिलने वाला है, कांग्रेस कहीं है भी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप सुने तो पूरा सुने, उस जिजीविषा को महसूस करें, उस जो भारत माता के मुकुटमणि को के काली मां को धोने वाले नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व का आने वाली पीढ़ियां उस पर सदियों तक चर्चा होती रहेगी, जिन्होंने उस चीज को धोया है, जिन्होंने भारत माता के मुकुटमणि के धोया है, और नई सदी के लौह पुरुष की जो बात आप कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मस्खरी ही जिनका पैसा रहा है, मस्खरी राजनीति में भी करते रहे, परिवार में भी मस्खरी करते हैं, और राजनीति में भी उनको अगर उनकी दुनिया में उनकी पहचान है तो राजनीतिक मस्खरे के तौर पे ही है। वो जिस पार्टी के सरबराह की ही पहचान राजनीतिक मस्खरे की हो, उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके लोगों से मस्खरापन की उम्मीद कर सकते हैं। जयंत जी भी जुड़ गए, लेकिन इस देश और जयंत जी बहुत जोर जोर से जनता ठाके भी लगा रहे हैं। जयंत जी, उस ठाके की वजह भी बताइएगा। और तेजस्वी यादव पर 2 एफआईआर हो गई हैं, उस पर तो थोड़ा सा चिंतित होइए। उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर हो गई और महाराष्ट्र में भी एफआईआर हो गई। देखिए, ये तो हमारी जो भी सरकार है वह भारत जो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, उसको पुलिस स्टेट में तब्दील करना चाहती। अभी एक बिल भी लाया है, उसको लाने के बाद कौन कौन लोग इस देश में जो गैर भाजपाई सरकार चला रहे हैं उस पर एक डंडा लटकेगा। और इस हुकूमत के रहते हुए जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा, एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई, और विधायकों ने जिनको अपना नेता बनाया विधायक दल ने, उसका चंपई सोरेन कर दिया। तो ये मुकदमेबाज लोग हैं, फर्जी मुकदमा लादना, किन्हीं की के ऊपर जो है अंकुश लगाने की कोशिश करना। तो इससे घबराता कौन है? हम लोग कोई माफी वीरों की परंपरा के लोग थोड़े हैं। हम लोग राष्ट्रपिता बापू के हत्यारे गोडसे की जो है
सरपरस्ती माफी वीर जिनको किसे कह रहे हैं हासिल आप? थी, क्योंकि एक वैसे- आजकल वैसे- की वैसे राजनीति में वैचारिक माफी वीर थोड़े किसी हम और को लोग भी कहा जा रहा है। परंपरा को मानने वाले लोग हैं। नहीं, अभी लौह पुरुष, आधुनिक राहुल जी लौह की बात पुरुष कर रहे हैं। की बात हो रही थी, वो राहुल गांधी तो की बात लौह कर रहे पुरुष एक सरदार पटेल का भी अपमान है। इस पर मुझे हंसी आ रही थी कि सरदार पटेल कहाँ, जिन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित किया, और उनसे तुलना किनकी हो रही है? तरी पार की हो रही है। और अभी लालू जी के परिवार पर लंबी चौड़ी मीमांसा कर रहे थे धनंजय जी। सुन लीजिए, मेरी नजर में दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक हलाल खोर, जो परिश्रम का पैसा, जो मेहनत का पैसा खाता है और उससे परिवार को पालता है। दूसरे हराम खोर लोग, जो परजीवी किस्म के लोग होते हैं, जो इस देश की संचित पूंजी को 16 लाख करोड़ रुपए को लुटवाता हो उद्योगपतियों के हाथों में, जैसे कि उनकी अपनी कोई अर्जित हुई पुरखों की कमाई हो। तो हम जो है, हमारी पार्टी राजद, वो हलाल खोरों के पक्ष में, मेहनत कश के पक्ष में है। और लालू प्रसाद जी को लोटा डोरी लेके पटना नहीं आए थे। हम लोग मवेशी को पालते हैं, गाय को पालते हैं, हम किसानी करते हैं, वहां से हमारी आय का स्रोत है। हम चालाकी और चतुराई से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम हमेशा श्रम की गरिमा को समझते हैं। दूसरा, अभी तरह तरह की बात हो रही थी, हम जानना चाहते हैं ना, बिहार में जो असल मुद्दे हैं उस पर बार बार बात नहीं करके चीजों को भटकाना और अतीत की बात करना कि बजट ऐसा। आप बताइए कि 1989 में बजट का साइज क्या था, और 1990 में जो बिहार सरकार की बजट का साइज था उसके अनुपात में भारत सरकार की बजट का क्या साइज था, और आज जो बिहार सरकार की बजट का साइज है उसके अनुपात में भारत सरकार की बजट का क्या साइज है? कहीं है ये? आज भी प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है देश के मुकाबले में, अन्य राज्यों के मुकाबले में, और शिवहर जिले में तो बिहार के अन्य जिले से भी सबसे कम। तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों की सरकार जब आई तो 40,000 करोड़ के हिसाब से 2 लाख करोड़ की राशि यूपीए 1 के समय में दिया। कई रेलवे की फैक्ट्रियां दी, आज भी वो रेलवे के कारखाने हन हो रहे हैं। अफ्रीकी मुल्कों में जो मधेपुरा में रेल इंजन बनता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके समय में सुई का एक कारखाना तक नहीं लगा। और एक बात जो जरूरी है वो ये जान लें, और बिहार की जनता को भी बताना चाहता हूं कि यूपीए के समय में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को मिले, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो साउथ बिहार का है गया में, और चाहे वो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, या चाहे वो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। ये सारी जो पहलकदमी है वो यूपीए के समय में हुई। हाँ, ये कहेंगे कि जमीन नहीं मिल रहा था, तो सरकार किसकी थी बिहार में? भाजपा और जदयू की सरकार थी। क्यों नहीं समय जमीन दिया गया? इतना ही नहीं, मानू का जो रीजनल सेंटर है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दरभंगा में, अब तो पटना में ही है, वो भी हमारे समय में खुला। हमारे राजद कोटे के मंत्री थे अली अशरफ फातमी साहब। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक नया परिसर खुला, वो भी यूपीए 2 के समय में। इनके समय में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले? और बार बार जो लोग पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग करते हैं हाथ जोड़ के हमारे मुख्यमंत्री, हमें वह दृश्य अच्छा नहीं लगता। हम आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, यह मांग भी कोई बहुत उचित मांग नहीं है। पटना विश्वविद्यालय का इतिहास गौरवशाली है, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय का है, जहां आचार्य नरेंद्र देव जैसे कुलपति होते थे। आज लखनऊ विश्वविद्यालय क्या स्तर पर है? तो क्या पटना विश्वविद्यालय को पटना विश्वविद्यालय ही बने रहना दिया जाए और पटना में कोई नया केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जाए? डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं ये लोग करते? और जब हम लोगों के सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तो पिछड़े अति पिछड़े समाज की लड़कियों के लिए उन्होंने हर कमिश्नरी में एक आवासीय विद्यालय खोला। फिर उसके बाद तेजस्वी जी उस विभाग के मंत्री 15 में बने तो सबकी स्थिति को सुधारा। और पिछली सरकार में 22 में अनीता चौधरी जब मंत्री थी राजद कोटे से, तो अब तो हर जिले में उस तरह की आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिली। हम कह रहे हैं कि जब राबड़ी जी ने अकलियत समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय का प्रबंध किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शामिल अधिकांश मंत्री कहते थे यहाँ आईएसआई के एजेंट पलते हैं। तो ये कुंठित मानसिकता के लोग न हंस सकते हैं, न दूसरे के चेहरों पर इल्म तालीम की रोशनी लाने दे सकते हैं, और न किसी को उसके हिस्से की मुस्कुराहट दे सकते हैं। तो ये अनर्गल टाइप की बातें करेंगे, हमको इससे असर नहीं पड़ता। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, खुले अधिवेशन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने हम सबको कहा था कि चाहे कोई गाली दे, इस कान से सुनना है, उस कान से निकलना है, और कर्मयोगी की तरह बिहार के चौतुर्थ विकास के लिए, उसके सर्वांगीण तरक्की के लिए हम सबको जुटना है। आज हम सब लोग जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी जी, राहुल जी और माले और जितने भी हमारे घटक दल हैं उसके सहयोग से, तो जनता बिहार की देख रही है
कि उसके लोकतांत्रिक हक हुकूक पर किस तरह का डाका डाला जा रहा है। अगर वोट का अधिकार नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम कैसे अपने मत का प्रयोग करेंगे और कैसे विवेक के साथ वो तो अपनी आप सरकार समझाने की चुनेंगे। कोशिश कर रहे हैं, जनता भी उस पर आपकी राय से राय मिला रही है, आपकी ताल से ताल मिला रही है। वो तो इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नेहरा यादव जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी चर्चा में लेकर आते जो भी आए, गेम बहुत फेयर होना चाहिए। अंपायर और रेफरी को प्लेयर का रोल नहीं उस पर निभाना भी चाहिए। बात करेंगे। पहले नेहरा जी से जरा एफआईआर जो हुई है तेजस्वी यादव पर, उस पर कमेंट ले लें। ये जो एफआईआर हुई है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई है, बिहार में कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। संतोष जी, मैं एक कोटेशन बोलता हूं, कृष्ण का वचन। श्री कृष्ण कहा करते थे, मर्यादा लांघकर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सुकून तो तब है जब संस्कारों के सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। यह कृष्ण ने कहा था। जो अपने आप को कृष्ण के वंशज कहते हैं, वो कृष्ण के वचनों का पालन नहीं करते, तो आप समझिए कृष्ण के वंशज कहने का अधिकार क्या हो सकता है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा क्या कि मैं कौन परोपकारी या क्या क्या पक्ष में हूं, यानी कहते हुए थोड़ी सी भी नहीं समझ पाए कि जिस लालू यादव ने 950 करोड़ चारे का पैसा खाया और उसको स्वच्छ माना जा रहा है, जेल जाने के बाद उन्होंने एक तर्क दिया जनता को कि कृष्ण भी जेल गए थे। अब कृष्ण जेल गए थे मैं नहीं जानता हूँ, कृष्ण जेल में पैदा लिए थे यह मैं जानता हूँ इतिहास, लेकिन यह जहाँ शब्द कहे जाते हैं, जनता में मैसेज दिए जाते हैं। जैन जी आराम से, जैन जी अपने समय पर, जैन जी अपने समय पर, नेहरा जी आराम से अपनी बात को रखने में यकीन रखते हैं और डिस्टर्ब करिएगा तो वो अपनी बात नहीं रख पाते। आपने अपने समय पर जब बोला तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। आपने जो बातें कहनी थी, आपने जो दलील देनी थी, जो उदाहरण देने थे, आपने सभी दिए। वो आराम से अपनी बात को रखते हैं। मैं उनके साथ कई डिबेट्स कर चुका हूं। असितनाथ तिवारी जी भी कुछ इसी तरह की मिजाज के हैं, वो भी अपने आराम से बात रखते हैं। बीच में इंटरप्ट करिएगा तो फिर मजा खराब हो जाता है डिबेट का। नेहरा जी, नहीं करूंगा। नेहरा जी बोलिए जी। उस राजनीतिक नेता के उत्तराधिकारी से यह उम्मीद करना कि कोई सभ्य बात बोले, देखिए अब इस पर कैसे कोई रुके बताइए, बात को रखे। नेहरा जी टॉपिक पर बात करते हैं ना। जो एफआईआर दो दर्ज हुई है वो उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में हुई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में आए और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, आपके अपोजिशन में है वो और सबसे बड़ा चेहरा है अपोजिशन का। उसके बावजूद बिहार में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई उन पर। नहीं, बिहार में एफआईआर दर्ज इसीलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोग आदत जानते हैं, इनको भी जानते हैं, और जो इनका राजनीतिक गुरु इनके पिताजी हैं, उनकी भी भाषा आदत बिहार के तमाम लोग जानते हैं और अभ्यस्त हो चुके हैं। बिहार के लोग कब क्या किसके बारे में क्या बोलेंगे ये बिहार की जनता समझती है। और यही कारण है कि 20 वर्षों से सत्ता से बाहर रहे जनता नहीं पूछ रही है। हमारा ये कहना है संतोष जी कि आप राजनीति करने चले हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, जनता ने आपको लीडर मान लिया है, तो जनता को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या आप शब्द सिखाना चाहते हैं? क्या उदंडता सिखाना चाहते हैं या अनुशासन सिखाना चाहते हैं? ये तो निर्भर पॉलिटिकल पार्टी के नेता पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग जो राजनीति करते हैं ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जनता में अच्छे मैसेज देते हैं ताकि जनता उसका अनुकरण करे। राजनीति में भाषा की मर्यादा तो समय समय पर सहूलियत के हिसाब से सब लागते रहे। नेहरा जी आपकी तरफ से भी लांगी गई है, आप नहीं करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, इसकी मैं आपको बधाई देता हूं और आप उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन समय जो सीमा है वो सभी ने लांगी है। डॉक्टर संजय जी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी आपको अगर आलोचना भी करनी थी तो फिर दायरे में करनी चाहिए थी, लेकिन जुमलाबाजी या जुमले को लेकर या जुमलेबाज को लेकर इस तरह 2 एफआईआर हो गई, वो भी बिहार में नहीं बाहर हुई हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए,
प्रधानमंत्री गया जी में आए, प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आए, प्रधानमंत्री जी त्रिवेंद्रम में जाए, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है ना। तो इख्तियार तो कहीं भी हो सकता है। अगर इस देश के किसी भी देशवासी को अगर लगेगा बतौर प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी को लोगों को लगेगा कि हमारे पार्टी के जो स्थापित या सर्वश्रेष्ठ नेता हैं उनको लेकर के कोई ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं तो वो एफआईआर हो सकता है। वो विमर्श का विषय नहीं। विमर्श का विषय ये है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई सीमा रेखा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। मैं मानता हूं अमित शाह जी की भाषा बहुत प्रांजल नहीं होगी। उनकी भाषा को लेकर के हम सवाल 1000 सवाल खड़ा कर दें तो क्या हमें भी इजाजत मिल जाएगी कि हम भी कुछ बोल देंगे? इसकी इजाजत तो नहीं मिलनी चाहिए ना। तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखनी चाहिए। आलोचना हो, बिल्कुल, विपक्ष अगर आलोचना नहीं करेगा तो कौन आलोचना करेगा? आप अगर मुद्दों पर उनको घेरते हैं, अगर उनके जो जिम्मेवारी मिली है बार बार जनता अगर दे रही है सत्ता और फिर भी वो खरे नहीं उतर रहे हैं तो फिर विपक्ष लोकतंत्र में है किस लिए? सवाल खड़ा करता है तो उनका नैतिक दायित्व नहीं, लोकतांत्रिक दायित्व भी है। सवाल बिल्कुल खड़ा कीजिए, लेकिन एक शब्दों की परिधि, शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। और शायद एफआईआर करने वाले लोगों ने देखा कि अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम हल्के में इसको नहीं लेंगे। तेजस्वी जी ने भी कहा है कि मैंने कोई ऐसा संसदीय शब्द नहीं कहा है और इसको लेकर के कौन डर रहा है? भाई आप कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये मेरे शब्द जो हैं वो उचित नहीं है, कर लीजिए एफआईआर। लोकतंत्र में मैं कब डरने वाला हूँ? तो ये चीजें चलेगी। लेकिन मैं एक तीसरी बात कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में क्या कोई भाषाई मर्यादा होनी चाहिए या इसकी पूरी छूट मिल जानी चाहिए अभिव्यक्ति की आजादी पर? क्या कुछ भी बोल सकते हैं और किन्हीं को कुछ बोल सकते हैं और बदले में फिर उनके लोग आपको बोले? भावी पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? जो जिस राजनीति के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो भावी पीढ़ी है, क्या भावी पीढ़ी इसी भाषा में बात करेगी? संवाद की शैली यही होगी और विमर्श की शैली भी यही होगी, आलोचना की शैली भी यही होगी। अगर यही शैली होगी तब तो फिर ठीक है, वो एक बना दीजिए डिक्शनरी अलग से कि संसदीय शब्द कौन है, असंसदीय शब्द कौन है, और उसके बाद आप तय कर करके फिर उसके प्रयोग करने की इजाजत है। लेकिन मैं मानता हूं कि उसकी गरिमा का ध्यान पक्ष को भी और विपक्ष को भी रखनी चाहिए और उससे गंभीरता झलकती है, शालीनता झलकती है। अगर अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं इससे आपका कद घट नहीं जाता है, आपके कद बढ़ जाते हैं। तो शालीनता और गंभीरता को लेकर के मैं कहूंगा दो लोग जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, आशीष नाथ तिवारी जी भी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और जयंत जिज्ञासु जी की भी भाषा बड़ी सधी हुई अच्छी भाषा होती है। मैं इन लोगों से, ठीक है पार्टी है तो डिफेंड करेंगे, लेकिन मैंने तो इन लोगों को कभी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा जो लगा कि किसी को चुभ गया शब्दों के माध्यम से। ऐसे ठीक है उनकी असफलता को लेकर के अब घेरिए ना, वो उसके लिए तो आपको लोकतंत्र ताकत दिए हुए है, कौन आपको रोक सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको ताकत दिए हुए, घेरिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और उसकी एक रेखा होनी चाहिए। आपने जैन जी की तारीफ की, जैन जी मुस्कुरा दिए, लेकिन सवाल मेरा आसिफ जी से है क्योंकि टर्न उनका है, मैं टर्न नहीं तोड़ूंगा, जो क्रम है वो क्रम नहीं तोड़ूंगा। आसिफ जी, आज की राजनीति से क्या सीखा जाए भाषाई तौर पर? एक समय हम सुनते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब को और दूसरे नेताओं को, उनकी भाषा से हमने बहुत कुछ सीखा। तल्खियां तब भी हुआ करती थी संसद के अंदर और बाहर राजनीति में, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। आज की राजनीति से क्या सीखा जाए? यही वोट चोरी, चौकीदार चोर है, या जो फला फला शब्द जो अभी राजनीति में इस्तेमाल हो रहे हैं? संतोष जी, मान लीजिए आप किसी बस में हो, 40-50 लोग उस बस में हैं और अचानक कोई आदमी चोर चिल्लाया, बाकी सब ने अपनी जेब टटोली और एक उसमें भागने लगा। क्यों भाई? चौकीदार चोर है, मैं तो किसी का नाम रखा नहीं गया था। कौन लोग बेचैन हो गए? वो क्यों अचानक उन्हें लगा कि उन्हीं को उस पर माफी क्यों मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को? कहीं ना कहीं चौकीदार चोर वाले मामले पे नहीं, राहुल ने माफी नहीं मांगी थी। ये नहीं, ये गलत है,
ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। लिखित माफी मांगी नहीं, आप दिखा दीजिए कहीं, कोर्ट का मामला तो हर जगह आप दिखा दीजिए, आप एक जगह दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी, राहुल जी ने नहीं मांगी थी, बिल्कुल नहीं मांगी थी, बिल्कुल नहीं मांगी थी, बिल्कुल नहीं मांगी थी। राहुल गांधी अभी 20 राहुल जी ने कभी माफी नहीं मांगी है। धनंजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ये गलत जानकारी देखिए, कांग्रेस इसके बाद आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, आपका ही क्रम है, इसके बाद आप अपने क्रम पर बोल लीजिए। देखिए जी आसिफ जी, जुमला क्या है? झूठ से गढ़ा जाता है, तो जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही जुमलेबाज है, उस पार्टी के तमाम लोग झूठ ही बोलेंगे। राहुल ने माफी मांग ली, राहुल ने माफी, एक प्रमाण दिखा दीजिए। देखिए, कोर्ट का मामला ऑन रिकॉर्ड होता है और कोई भी उसे खोज सकता है। मैं सबको चैलेंज करता हूं, एक जगह कहीं दिखा दीजिए जहां राहुल जी ने किसी कोर्ट में माफी मांगी हो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन भाजपा का प्रचार तंत्र लगातार झूठ बोलता है और वो झूठ फैलाने में सफल भी हो जाता है, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस होती है झूठ बोलने की। अब कुछ लोग जो तर्क दे रहे थे 30 साल से आप नहीं आए, आजादी के 55 वर्षों तक आप नहीं आए। आपने कभी सोचा कि जिस पीढ़ी ने आजादी को अपनी आंखों से देखा, आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा, जिस पीढ़ी ने आजादी की लड़ाई को भोगा, उसने आपको कभी नहीं चुना। चुनना तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल किनारे लगा के रखा। जिस पीढ़ी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आजादी का इतिहास पढ़ा, उस पीढ़ी ने आपको चुना है। जिसने भोगा उसने आपको नहीं चुना, जिसने अपनी आंखों से देखा उसने आपको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना, कभी इस पर विचार किया है? आज हम पर सवाल उठाने चले हैं, क्यों नहीं चुना? तब बड़े देशभक्त थे, लेकिन जिसने भोगा आजादी की लड़ाई को, वो अपने दरवाजे पर आप लोगों को नहीं खड़ा होने देता था। कोई तो कारण रहा होगा, उस कारण को तलाशिए, सच्चाई पता चल जाएगी कि आप कौन से लोग हैं। अब बात आई जुमले पर। जुमला कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है, और मोदी जी के लिए जुमला शब्द का इस्तेमाल ही अमित शाह जी ने सबसे पहले किया, हमने नहीं किया था। इसमें आपत्ति क्या है? जुमलेबाज शब्द कब से असंसदीय हो गया भाई? जुमलेबाज शब्द कब से असंसदीय हो गया कि इस पर आज इतना बड़ा वितंडा खड़ा हो गया? यह कभी असंसदीय शब्द नहीं रहा है। ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मुकदमा आप किसी पर कर सकते हैं। ये देश तो दारोगा राज में चल ही रहा है कि कोई कुछ बोले उसकी गर्दन दबोच दो, 2-3 महीने के लिए जेल भेज दो, बाद में कोर्ट कहेगा नहीं इसने तो कुछ किया ही नहीं भाई, इसे क्यों अरेस्ट कर लिया, छोड़ देगा, तब तक उसका करियर बर्बाद कर दो। यहां तो ये चल ही रहा है, सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। किसी पर मुकदमा ठोक के दबोच के उसको 4-5 महीने के लिए जेल भेज दिया जा रहा है। तो दारोगा राज कायम है। हिटलर के चेले, गोएबल्स के चेले जिस देश में हुकूमत में हो, वहां मुकदमा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कौन सी हैरानी की बात है? हिटलर का चेहरा आप क्या किसे कह रहे हैं? जिम्मेदार नागरिक इन फिर तो आपत्ति हो जाएगी। किसको करें? भाजपाइयों को कह रहे हैं। इसमें कोई पर्दा, हम पर्दा डाल के थोड़े इन्हीं शब्दों पर तो आपत्ति हो जाती है मेरे ऊपर भी। तो ये जो हिटलर के चेले हैं, ये जो गोएबल्स के लोग हैं, ये तो हिटलर के मुताबिक देश को चलाना चाहते ही हैं। लेकिन क्या जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो घरों में दुबक जाएं, वो चूड़ियां पहन लें, वो कुछ बोले नहीं, वो रिएक्ट करें नहीं? और जिनके पूर्वज ब्रिटिश हुकूमत से टकरा गए, जिनके पूर्वज ने यहां से ब्रिटिश हुकूमत को हटा दिया, वो वंशज चुप हो जाएंगी? वो वंशज क्या ये हिटलर के चेलों से वो डरने वाले लोग हैं? तो लड़ने वाले लोग हैं भैया। ये अंग्रेजों से भी लड़े, ये अंग्रेजों के जासूसों से भी लड़ लेंगे। करते रहिए मुकदमे, चलाते रहिए गोलियां, पकड़ते रहिए गर्दन, भेजते रहिए जेल, भेजते रहिए अपनी ईडी। लेकिन देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव जिसके भीतर है, वो अपने देश के लिए लड़ेगा, वो अपने लोकतंत्र के लिए लड़ेगा, क्योंकि उसके पूर्वजों ने इसके लिए बलिदानी दी है। धनंजय और वो अब बोलिएगा, उसका दायित्व बनता है अपने मुल्क के लिए। ठीक है धनंजय जी। संतोष जी, सबसे पहले हिटलर का चेला मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू के लिए, 18 महीना जेल काट के आए थे। कितना? 18 महीना उन्होंने नेहरू को हिटलर का चेला लिखा था। और अकबर इलाहाबादी जो जज हुआ करते थे, उन्होंने मोतीलाल नेहरू के लिए लिखा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। प्रिवी काउंसिल के वकील थे और कहां से ही पैसे आते थे? तो अंग्रेजों के केस लड़ते थे, प्रिवी काउंसिल में लड़ते थे। आखिर ये लोग कौन ऐसे लोग हैं, कहां से ये पैसे कमाते थे? और आज भी आप कहने के लड़े, किससे लड़े? किससे लड़े? कहां लड़े? वेबल्स ने सफलता दिलाई आजादी की 1946 में। वेबल्स ने क्वीन के, एलिजाबेथ के आप झंडे के नीचे लड़े। जब आप इस नई पीढ़ी को अपमानित कर रहे हैं, आप कह रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी,
जब से इस देश की स्वतंत्र चेतना जागी, जब इस देश के नौजवान ने जागा कि इनके साथ कितना बड़ा फार्स हो रहा है, कितना फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया है, कितना गलत किया गया है, तो कांग्रेस जो देश के कोने कोने में थी वो किस कोने में मिलेगी ये खोजने के लिए आप परेशान हैं। चांदी का चम्मच लेकर पहले हुए लोगों पर आज चाय की केटली ले लिया व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना भारी है कि कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही है। उनके व्यक्तित्व के विराटता के सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही है। दूसरा जो अभी यूपीए 1 यूपीए 2 की बात कर रहे थे, यूपीए 1 और यूपीए 2 मिलाकर के 1.80 लाख करोड़ रुपया पूरे बिहार को मिला, और जहां हमारी सरकार ने 14 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ पूरे बिहार के विकास के लिए दिया गया। इसके अतिरिक्त संतोष जी, इसके अतिरिक्त जो भाई साहब कह रहे थे 20 केस में राहुल गांधी पर चल रहे हैं, 3 केस में उन्होंने बिना, जैसे हाईकोर्ट ने आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए ना, सब रिकॉर्ड अवेलेबल है भाई साहब, बिल्कुल सब कुछ नेट पे उपलब्ध है और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। नहीं, जुमलेबाजी नहीं, दिखा दीजिए। ऑन रिकॉर्ड मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर गलत मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए भाई साहब। आप मेरी चुनौती भाजपा को, नहीं तो आप कहिए कि आप झूठे हैं। एकदम राहुल गांधी झूठा है, आप झूठे, मोदी झूठा, अमित शाह झूठा, आसिफ नाथ तिवारी जैसे चोर, 71,000 करोड़ का घोटाला बाद और अमेरिका के सामने घुटने टेककर भारत की नाक कटवाने वाला कायर मोदी कायर भी है, मोदी जुमलेबाज भी है, मोदी कायर भी है, मोदी वोट चोर भी है। आपस में निजी दर्द भी है। ये पार्टी के चाटुकारिता में गए थे, चाटुकारिता आप करते हैं, आप होंगे, झूठे पुलिस आप करते होंगे। अब आइए, आपके शब्दों में आपको जवाब मिलेगा सर, निजी दर्द भी है, आपके शब्दों में जवाब मिलेगा। चाटुकार आप, झूठे पुलिस करते हैं आप, मेडिकल कॉलेज हड़पता है आपका प्रदेश अध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज चोर है इनका प्रदेश अध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज चोर भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नरेंद्र मोदी और अंग्रेजों की पेंशन खाने वाला वीर सावरकर, अंग्रेजों से पेंशन खाई, मेडिकल कॉलेज हड़प लिया, अमेरिका के सामने घुटने टेक लिए। आइए ना बहादुरी के किस्से सुनाता हूं मैं। 71,000 करोड़ बिहार के 71,000 करोड़ खा गए, मेडिकल कॉलेज हड़प लिया। ठीक है आसिफ जी, अपने समय पर आसिफ जी अपने समय पर आपने जब आपत्ति दर्ज कराई थी उन्होंने सुना। एक बार आपकी बात खत्म हो जाने दीजिए, मुझे जैन जी के भी पास जाना है, और एक बार जरा स्टूडियो की आवाज भी बढ़ा दे। पीसीआर टीम खड़ा होगा, मेडिकल कॉलेज का चोर मेरे सामने खड़ा होगा। आसिफ जी प्लीज, धनंजय जी जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा, उसके बाद जयंत जी आ रहा हूं आपके पास। शब्दों का चयन सही, चाटुकार, पाटुकार, अरे ये लोग चमचागिरी करेंगे। असित चाटुकार होगा, किसी का औकात है किसी की? एक मिनट, इस बिहार में आसिफ संतोष जी, सबसे बड़ी बात आप इनका सब सही था, ये चाटुकार कह दे वो बिल्कुल सही है। गृह मंत्री तमाम जैसे लोगों पर बोल रहे हैं आप, राहुल गांधी के तमाम 3 माफी, जब हाई कोर्ट फिर चैलेंज कर रहा हूं, दिखा दीजिए, फिर झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैं चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए माफीनामा, चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए। आपने फिर झूठ बोला, अभी लाइव जुमलेबाज की पार्टी का हर नेता झूठा। राहुल गांधी ने 3 माफी मांगी है, फिर मांगी है, फिर झूठ, फिर झूठ। ठीक है, दिखाइए, मेरी चुनौती है। जयंत जी को स्क्रीन पर लेकर आए। जयंत जी माफीनामा दिखाइए। जो जिस भाषा पर अभी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, हालांकि स्टूडियो की वही भाषा हो गई, जिस भाषा पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, क्या उसका ख्याल रखा जाएगा राजनीति में आगे? आप किसी को चाटुकार कह देंगे? आप चाटुकार कह देंगे किसी को? नहीं आसिफ जी, आपकी प्रवृत्ति हो सकती है चाटुकारिता। आसिफ जी सब जानते हैं आप, ये कैसे इन्होंने कह दिया मुझे? आप उसको व्यक्तिगत ना ले, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आपको नहीं कहा होगा, मैं मानता हूं मुझे कहा, क्योंकि अभी ताजा उदाहरण, आप सबसे ताजा उदाहरण आपको नहीं शब्द छोड़ दी थी। अगर आप हाँ में हाँ मिलाने वाले होते उस पार्टी का हिस्सा रहते। आसिफ नाथ तिवारी मेरे बगल बैठे हैं, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर बयान पर हलफनामा बिना शर्त मांगी माफी, बिना शर्त खबर पढ़िए ना, आपको बिना शर्त मांगी माफी, एकदम झूठ है। आसिफ नाथ तिवारी को दिखा रहा हूं, कोई रिकॉर्ड दिखाइए जिसमें उन्होंने माफी मांगी। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर मामले में चौकीदार चोर है, हम आज भी बिना शर्त मांगी माफी। हम आज भी हर आदमी गूगल करके देख ले, हर आदमी गूगल करके देख ले, चौकीदार हर आदमी गूगल करके देख ले, राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी मांगी है। ये माफीनामा नेट पर उपलब्ध है, ये माफीनामा नेट पर उपलब्ध है। चौकीदार चोर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और चौकीदार माफीनामा नेट पर धनंजय जी, राहुल गांधी ने लिखित। हाँ ठीक है धनंजय जी, वो दर्शक देख लेंगे, आगे बढ़ते डिबेट में आगे बढ़ते हैं, वो परेशान हो जाता है। और आसिफ जी व्यक्तिगत तौर पर आपसे किसी ने चाटुकार या किसी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा, मैं जानता हूं आपको, व्यक्तिगत तौर पर आप अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले आदमी हैं, मैं जानता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। संतोष जी 1 मिनट जी, संतोष जी 1 मिनट,
संतोष जी एक मिनट, जी। इन्होंने कहा कि दिखा दीजिए, मैंने कहा कोई गूगल माफीनामा कोई नहीं खोज है। के देख आप ले, कोई माफीनामा कोई भी दिखा खोल के देख दीजिए। ले, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई कि एक राहुल माफीनामा गांधी जो ने कोर्ट में बिना दिया गया शर्त हो। माफी मांगी है, नहीं, ये फिर गूगल झूठ पर है। उपलब्ध है, फिर झूठ ये है। लोग देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, और यही धनंजय जी, वो कारण है मैसेज चला कि गया कांग्रेस का पतन के करीब धीरे धीरे धीरे, ठीक है हाँ। धनंजय जी, दूसरी वो बात मैसेज कि चला झूठ गया। भरे मकारी की राजनीति कांग्रेस पार्टी कितने दिन करेगी? हाँ ठीक है, कितने समय दिन ये देश समय मेरे बर्दाश्त पास करेगा? कम है। आखिर मैं राहुल जैन गांधी जी, के 90 चुनाव हारने जैन जी, का जिस कारण भाषा क्या है? पर अभी आपत्ति यही चल ऐसे रही ही है लोग हैं, ऐसे ही उसमें लोग हैं सुधार जिनके देखने पास को कहीं पता मिलेगा, नहीं। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तेवर के साथ इस समय राजनीति कर रहे हैं और उसको लेकर उन पर एफआईआर भी हो गई, ऐसा उम्मीद कम है कि अपने तेवर वो कम करें, लेकिन भाषा का तो इस्तेमाल थोड़ा सा सोचकर कर सकते हैं, खासकर प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। संतोष जी 10 वर्षों से कम चुनावी राजनीति में है तेजस्वी जी, और यूं तो 15 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में। मुझे ध्यान नहीं आता कि एक भी उनका वक्तव्य ऐसा होगा जो कि मर्यादा और गरिमा से परे हो और जिस पर उन्हें या हम जैसे प्रवक्ताओं को कभी स्पष्टीकरण देने की नौबत आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के अब तक के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके रिमार्क्स को हाउस से एक्सपंज करना पड़ा, वो इतना आपत्तिजनक था। दूसरा कोई उदाहरण नहीं, प्रधानमंत्री की टिप्पणी कभी भी संसद की कार्यवाही से हटाई नहीं गई। मैं एक बात कह रहा हूं, आपने जो कहा कि यही क्या ऐसा ही दौर चलता रहेगा, खुद भी बहुत सहज नहीं महसूस करता हूं जब कोलाहल होता है, शोरगुल होता है और कर्कश ढंग से कोई बहस आगे बढ़ती है। मैं लाउड कल्चर का व्यक्ति नहीं, और मैं समझता हूं कि जो व्यक्तित्व विहीन व्यक्तियों के वायरल व्यक्तित्व को अंतिम उसकी एक गवाही मान लेते हैं, उसके विचारों की प्रासंगिकता की, यह दौर समाप्त होगा। अंततः संजीदा ढंग के लोगों की आवाज ही गूंजेगी। गांधी कोई बहुत कहने की चटक मटक बात करने वाले वक्ता नहीं थे, लेकिन उनकी सदाकत का एक असर भारतीय जनमानस पर था। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो प्रखर लोग हैं, जिनका अपना एक उनकी वाग विदग्धता है, उसका असर नहीं होता जनता पर, होता है, लेकिन सच का भी अपना प्रभाव है। और मेरा ख्याल है कि जिस शब्द को लेकर आपत्ति हो रही है या जिसके चलते मुकदमा कराया गया, उर्दू में एक हर्फ कहते हैं अक्षर को, अंग्रेजी में उसको लेटर बोलते हैं। लफ्ज उर्दू का शब्द है, हिंदी में उसको शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। वैसे ही वाक्य हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है सेंटेंस, और उर्दू का शब्द है जुमला। जुमला सामान्यतः सेंटेंस को ही कहा जाता है कि क्या सुंदर जुमले का प्रयोग हुआ है। इस शेर में बहुत अच्छे लफ्ज का प्रयोग हुआ है, बड़ी खूबसूरती से हुआ। तो ये एक जो भाषा विज्ञान या साहित्य के विद्यार्थी हैं वो समझते हैं कि कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। दूसरा मैं यह कह रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया एक बार संसद से गुजर रहे थे। नेहरू थोड़ा संक्षिप्त में समझ आया हो गया, दो मेहमान हैं, जल्दी से आखिरी नेहरू जी अपनी सुपुत्री इंदिरा जी के साथ जा रहे थे। धीरे से इंदिरा जी को चिकोटी काटी डॉक्टर लोहिया ने, और नेहरू जी ने कहा ये क्या है लोहिया? तो उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुझे ये करना पड़ता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो महिलाएं हैं उनके साथ ज्यादती हो रही हैं। आपको अपनी सुपुत्री के साथ जो हमने यह किया तो आपको कितना दुख पहुंचा, वैसे ही उन बच्चियों को, उन माताओं को भी कष्ट पहुंचता होगा। तो मेरा ख्याल है कि आज सदन में इस पर कोई वक्तव्य देंगे। अंतिम बात, 62 का चुनाव था, बलरामपुर से अटल जी लड़ रहे थे, कांग्रेस की प्रत्याशी थी सुभद्रा जोशी जी। अटल जी ने प्रचार में यह कहा कि सुभद्रा जी कहती हैं कि वे 12 महीने जनता की सेवा में 30 दिन तत्पर रहेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कैसे तत्पर रहेंगी, क्योंकि महीने के कुछ दिन तक तो महिलाएं काम करने के लायक ही नहीं रह जाती। सुभद्रा जी ने इस पर कोई चुनाव आयोग में शिकायत नहीं दर्ज कराई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस तरह की बात अटल जी ने कही है, इस बेइज्जती का बदला मैं नहीं, यहाँ के मतदाता लेंगे। जिस अटल जी ने 57 का चुनाव जीता था, उनको 62 के चुनाव में जनता ने हरा दिया। जिसको आप सोचिता और मर्यादा का प्रतीक पुरुष कहते हैं, उन लोगों ने भी कभी कभी इस तरह की बातें कही हैं जो गुड टेस्ट में नहीं थी। और हमारे मानस का बहुधा सूचकांक होता है, हमारा मेरे पास समय कम है। नेहरा जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हम लोग गरिमा का पालन जरूर इस चुनाव में करेंगे। प्रचार के दौरान मोदी जी भी इसका पालन करें और अमित शाह जी भी, और जिस तरह से ओ दीदी और तमाम तरह की बातें ममता बनर्जी जी के लिए वो करते हैं, कटाक्ष ही नहीं
बहुत बिलो द बेल्ट बातें करते हैं, वो भी अपने आप को रोकेंगे। और तेजस्वी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को जरा भी ठेस। न्योरा जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। संतोष जी, जयंत जी ने जो बातें कही वही सुचिता राजनीति में हम लोग भी चलाते हैं, चलते हैं और चाहते भी हैं। यूं ही नहीं कि जो मन में आए वह किसी के बारे में टिप्पणी करे। इन दिनों में बिहार में देख रहा हूं विपक्ष के नेताओं को कि जिस प्रकार सत्ता पक्ष पर टिप्पणी किया करते हैं वो बिल्कुल मर्यादाहीन, मर्यादा से परे इस तरह का टिप्पणी करके कोई हासिल नहीं होता है। एक बात मैं कहता हूँ, हम लोग के ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि बिना मेहनत और औकात के बिना मेहनत के औकात से अधिक ज्यादा मिल जाए तो आंखें अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। ये ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो उस प्राप्त के आधार पर इतना बड़ा घमंड, अहंकार हो जाए कि आप बड़े छोटे बड़े नेताओं के मर्यादा का ख्याल नहीं करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब तेजस्वी जी पर एफआईआर हुआ है तो उनके लिए कोई बड़ी बात क्या है? कई एफआईआर उन पर है, वो झेल भी रहे हैं एफआईआर का, न्यायालय में भी झेल रहे हैं। तो इनके तो ये तो अभ्यस्त हो गए हैं एफआईआर से। और जहां एफआईआर हुआ है तो पुलिस के काम है कि जायज है नाजायज है, पुलिस का काम है वो जायज है नहीं जायज है। और ये तेजस्वी पर देखना होगा कि वो इस पर माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। डॉक्टर संजय जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे विवाद पर, और क्या इससे पहले मर्यादा, जो भाषा की मर्यादा है वो नहीं लांघी गई, जैसे जयंत जी ने उदाहरण भी दिया, ये पहली बार हुआ है क्या जिस पर इतनी हाय तौबा मची है? नहीं, हम लोग तो पढ़ाते हैं। तो अगर वाजपेयी जी ने जो बायोलॉजी की बात की, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कौन नहीं बात करेगा? कोई व्यक्ति बात करेगा कि भाई अब वो तो मान लिया कि उनकी बायोलॉजी है, कोई फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड से उनको गुजरना पड़ता है और उस समय तो वो प्रिकॉशन में रहती ही है कि इन्फेक्शन से बचे हम, या उनका जो स्वास्थ्य है वो एक अलग पार्ट है। वो कभी हम लोग उस पर बात कर लेंगे कि उनका कहने का भाव क्या था, उसको कोरिलेट करके देखा ना जाए। मैं आज थोड़ा भाषा से निकल के जल्दी से एक दो बातें करना चाहूंगा। एक इम्पोर्टेंट बात, कल प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर में जो भाभा कैंसर अनुसंधान परिषद का उद्घाटन किया, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, नेपाल और भूटान के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं बता रहा हूं कि बिहार जिस तरह के कार्सिनोजेनिक तत्व हम लोग खा रहे हैं, और ये जो गंगा का बेल्ट है जहां आर्सेनिक और फ्लोराइड मिल रहा है, गॉल ब्लैडर के कैंसर से लेकर के, और वो जो खैनी वाला इलाका है जहां पर जो माउथ कैंसर हो रहा है, बिहार के लोग टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में भटकने के लिए अभिशप्त थे। दिल्ली के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पटना का कैंसर इंस्टीट्यूट उनके लिए काफी नहीं था। मैं मानता हूं कि बिहार की बेहतरी के लिए एक बड़ा है, आलोचना भी हो लेकिन समालोचना भी हो, और कभी कभी सार्थक विमर्श भी हो, तो एक बड़ी बात है। कल दूसरी चीज, एशिया का दूसरा बड़ा 6 लेन पुल, वो जो सिमरिया घाट में बना है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पुल है, वो एक बड़ी उपलब्धि है बिहारियों के लिए मिला है। और तीसरी, बस गिरे नहीं पुल समय से पहले। ठीक है, मेरे पास संजय जी समय थोड़ा कम है, इस डिबेट को मुझे यहीं ब्रेक देना पड़ेगा। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चिंतन का विषय है कि राजनीति में भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का अनुकरण जब आने वाले बच्चे करेंगे तो वो हमसे क्या सीखेंगे। इस पर सभी दलों को, किसी एक दल को नहीं, सभी दलों को विचार करना चाहिए। बहस बिहार की में फिलहाल